शाम के खाने के समय भी उसका यही हाल रहा तो उसकी माँ ने फिर उसके दुख का कारण पूछा। उसने फिर चुप्पी साध ली। माँ भी पूछते पूछते थक गई और झुंझला कर चुप हो रही कि अपना कष्ट नहीं बताता तो न बताए। अलादीन रात भर शहजादी की याद में तड़पता रहा, लेकिन अब उसकी विरह व्यथा उससे बर्दाश्त के बाहर हो गई। वह उठकर अपनी माँ के पास जाकर बैठा जो चरखा काट रही थी। उसने कहा, अम्मा, तुम कल से मेरी तकलीफ़ के बारे में पूछ रही हो और मैं छुपाता रहा हूँ। अब मैं तुमसे अपना कष्ट कहता हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, न मुझे किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत है। कल शहजादी के हमाम में जाने की परसों मनादी हुई थी। कल मैंने एक जगह छुपकर शहजादी का अनुपम सौंदर्य देखा। उसे देखकर मेरे मन में ऐसी दशा हो गई जिसे मैं बता नहीं सकता। मैं उसके विरह में व्याकुल हूँ। यही मेरी बीमारी है और इसी बीमारी का इलाज सिर्फ यही हो सकता है कि मैं बादशाह से प्रार्थना करूँ कि वह अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दे। उसकी माँ यह सुनकर हंसने लगी और बोली, अलादीन, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे सामने कहा सो कहा और किसी के सामने ऐसी पागलपन की बात न करना। अलादीन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगी। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ और मैं राजकुमारी से अवश्य विवाह करूँगा। उसकी माँ ने कहा, लड़के, तू बेकार की बातें कर रहा है। क्या तुझे याद नहीं रहा कि तू एक मामूली दर्जी का बेटा है और तेरा बाप बादशाह की प्रजा में एक निर्धन व्यक्ति था? तुझे क्या यह बात भी मालूम नहीं कि बादशाह लोग विवाह संबंध या तो बादशाह से करते हैं या फिर मंत्री आदि के कुलीन घरानों में? अगर वे ऐसा ना करें तो उनकी प्रजा में कुछ प्रतिष्ठा न रहे और राज्य का प्रबंध भी चौपट हो जाए। अलादीन ने कहा, अम्मा, जो कुछ तुमने कहा वह सब ठीक है, लेकिन मैं राजकुमारी से विवाह किए बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें शाही महल में जाकर शहजादी के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव करना ही पड़ेगा। शहजादी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवित न रह सकूँगा। वैसे भी उसके वियोग में आधा तो मर ही चुका हूँ और उसके बगैर मैं जीवन वृथा ही समझता हूँ। उसकी माँ यह सुनकर बहुत घबराई। वह कातर होकर कहने लगी, देखो बेटे, हमें वही काम करना चाहिए जो हमें शोभा दे और वही बातें कहनी चाहिए जो हमारे मुंह से अच्छी लगें। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? तुम किसके सपने देख रहे हो? अगर अपनी हैसियत के किसी परिवार की कन्या होती तो मैं बगैर झिझक तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती, लेकिन इतने बड़े बादशाह के सामने ऐसा प्रस्ताव रखने की मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? मेरी तो हालत यह है कि तुम्हारा बाप भी मुझ पर बिगड़ता था तो मैं डर के मारे कांपने लगती थी, और तुम कह रहे हो कि मैं बादशाह से बात करूं, और वह भी ऐसे विषय पर जिसे मानने के लिए दुनिया में कोई भी तैयार नहीं होगा। अलादीन इस पर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और रोता पीटता रहा। तो उसकी माँ ने कहा, अच्छा, मैं बादशाह के पास चली जाऊंगी, लेकिन बड़े लोगों, विशेषतः बादशाहों के पास कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भेंट लेकर जाता है। बादशाह के पास जाने के लिए कोई भेंट भी होनी चाहिए जो उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो बादशाह को भेंट कर सकूं? तुम क्यों ऐसी बात पर जिद कर रहे हो जो हो ही नहीं सकती? तुम शहजादी का ख्याल दिल से निकाल दो। अलादीन ने कहा, अम्मा, तुम क्या कर रही हो? शहजादी का प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा जम चुका है कि या तो शहजादी का आलिंगन करूँगा या मृत्यु का। मैं तुमसे विनय करता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे जीवन से जरा सा भी लगाव है तो तुम यह ऊहा-पोह छोड़कर बादशाह से बात करने चली जाओ। मेरा मन कहता है कि तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, और जो तुमने यह कहा कि तुम्हारे पास बादशाह को भेंट देने योग्य कोई वस्तु नहीं है, तो मैं उसका उपाय भी बताता हूँ। जिन अलभ्य रत्नों को मैं गुफा से लाया था और जिन्हें तुम अभी तक रंग बिरंगे पत्थर समझे हुए हो, वे अमूल्य हैं। पहले मैं भी नहीं जानता था कि वे क्या चीज़ हैं, किंतु इतने वर्षों से बाज़ार में घूम घूम कर मैंने देख लिया है कि यहाँ के जौहरियों की सारी दुकानों में जितने रत्न हैं, उन सभी से कहीं बड़े और चमकदार मेरे लाए हुए रत्न हैं। इनसे बढ़कर बादशाह को कोई भी व्यक्ति कुछ भेंट नहीं दे सकता। तुम अंदर जाकर उन रत्नों को उठा लाओ। मैं उन्हें रगड़कर और चमका दूंगा और आकार तथा रंग के अनुसार उन्हें एक चीनी पात्र में सजा दूंगा, जिससे वे बादशाह के सामने पेश किए जाएं। तुम देखोगी तो खुद ही उन्हें पसंद करोगी। अतः अलादीन की माँ अंदर से ताक के ऊपर ढेर सारे रत्नों को उठा लाई। अलादीन ने उन्हें रगड़कर चमकाया और फिर चीनी के एक सुंदर पात्र में सजा कर रखा, तो वे सूर्य के प्रकाश के में ऐसी चमक देने लगे कि उन पर निगाह नहीं ठहरती थी। अलादीन ने अपनी माँ से कहा, अब इन्हें देखो, तुम विश्वास करो कि इनसे बढ़कर बादशाह को कोई और भेंट नहीं दी जा सकती। अब तुम बताओ कि तुम्हें बादशाह के पास जाने में क्या दिक्कत है? यद्यपि रत्न बहुत ही जगमगा रहे थे, तथापि बुढ़िया उनका मूल्य न जानने के कारण तकरार करती रही। वह बोली, इन बेकार पत्थरों में क्या रखा है? इस भेंट से बादशाह कैसे खुश हो सकते हैं?
तेरा मनोरथ पूरा न होगा और मैं यूं ही वापस आऊँगी। मैं जो कुछ कहती हूँ वही होगा। फिर मान लो कि मैंने बादशाह से तेरे विवाह का प्रस्ताव किया भी, तो वह मेरी बात पर हंसेगा और मुझे पागल समझकर दरबार से धक्के देकर निकलवा देगा। यह भी संभव है कि कुपित होकर वह मुझे और तुम्हें दोनों को मरवा डाले। बेटा, मैं फिर कहती हूँ कि तुम यह नादानी छोड़ दो और अपने जैसे किसी परिवार की लड़की से शादी कर लो। अलादीन इस पर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसकी माँ ने कहा, अच्छा यह बताओ कि अगर बादशाह ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारी आर्थिक हैसियत क्या है तो तुम क्या जवाब दोगी? क्या मैं उससे यह कहूँगी कि मैं गरीब दर्जी की विधवा हूँ और झोंपड़े जैसे मकान में रहती हूँ? अलादीन ने कहा, तुम इसकी भी चिंता न करो, मेरे पास जादू का चिराग है। चिराग का जिन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे जो कुछ भी मांगूंगा वह तुरंत प्रस्तुत कर देगा। तुम तो इस बार यह देख चुकी हो कि कुछ भी मांगा तो उस जिन ने तुरंत ला कर दे दिया। जिन की बात सुनकर बुढ़िया को भी भरोसा हुआ और उसका साहस बनने लगा कि उसे आशा होने लगी कि उसका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। उसने स्वीकार कर लिया कि कल वह शाही दरबार में जाएगी और विवाह का प्रस्ताव करेगी। अगर वह यह वादा न करती तो और करती भी क्या? और अलादीन तो बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया था और किसी तरह मानता ही न था। अलादीन ने जो अब बाहर घूमकर फिर कर लोक व्यवहार में कुशल हो गया था, माँ से यह भी कहा कि यह प्रस्ताव बादशाह को छोड़कर और किसी के कानों में नहीं पड़ना चाहिए। माँ ने यह मंजूर कर लिया। यह सब तय करने के बाद दोनों अपने अपने बिस्तरों में चले गए। बुढ़िया तो सो गई, किंतु अलादीन को अपनी प्रेसी की याद में नींद नहीं आई। रात भर वह तड़पता रहा। सुबह जल्दी ही उठकर उसने माँ को जगाया और कहा, दरबार का समय होने वाला है, तुम शीघ्र ही नए वस्त्र पहनकर दरबार को जाओ। ने रत्नों के पात्र को एक रेशमी रुमाल में बांधा। इसके बाद उसे एक दूसरे कपड़े में बांधकर वह दरबार को गई। वहाँ जाकर वह चकरा गई। दीवान खाना बहुत बड़ा था। मंत्री और सभासदों के अलावा प्रजाजनों की भी भीड़ थी जो अपनी अपनी फरियादों को लेकर आए थे। बादशाह सबकी बातें धैर्यपूर्वक सुनता था और उचित निर्णय देता था। सारे मुकदमों का फैसला करके बादशाह राजमहल में चला गया। वहाँ अपने विशेष कक्ष में उसने मंत्री से मिलने को कहा और बाकी लोग धीरे धीरे दरबार से विदा हो गए। कुछ देर में मंत्री भी राज्य प्रबंधन के आदेश लेकर निकल गया और बाकी दरबार भी बर्खास्त हो गया। अलादीन की माँ यह सोचकर घर वापस आ गई कि बादशाह से भेंट न होगी। अलादीन ने उसे वस्त्रों की पोटली के समेत देखा तो समझ गया कि इसकी भेंट बादशाह से नहीं हुई है। वह व्यग्र होकर माँ से सारा हाल पूछने लगा। माँ ने कहा, मुझसे किसी ने रोक टोक नहीं की। मैंने बादशाह को अच्छी तरह देखा। मैं बहुत देर तक उसके सामने खड़ी रही, लेकिन बादशाह को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझसे मेरी बात पूछता। हाँ, मैंने यह जरूर देखा कि बादशाह अनावश्यक रूप से किसी पर क्रोध नहीं करता और सबका हाल धैर्यपूर्वक सुनकर ठंडे दिमाग से फैसले करता है। वह हर एक छोटे बड़े की बात ध्यानपूर्वक सुनता है। सचमुच उस जैसा प्रजापालक नरेश कोई नहीं होगा। आज उसे मुझसे बात करने का अवकाश नहीं मिला, लेकिन मैं कल फिर जाऊंगी और आशा है उससे बात कर सकूंगी। अलादीन को यह सोचकर संतोष हुआ कि माँ की हिम्मत खुल गई। वह देर सवेर विवाह का प्रस्ताव कर ही देगी। बुढ़िया दूसरे दिन फिर उसी तरह तैयार होकर दरबार पहुंची, किंतु उसका जाना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। दरबार का द्वार बंद था और वहाँ के कर्मचारियों ने उसे बताया कि 2 दिन तक दरबार में छुट्टी रहेगी। अतएव वह दरबार से वापस लौट आई और दरबार की छुट्टी की बात अलादीन को बताई। तीसरे दिन फिर वह दरबार में गई, किंतु उस दिन भी बड़ी भीड़ थी और उसे बादशाह से कोई बात करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद वह बराबर कई दिनों तक दरबार में पहुंची, लेकिन कभी उसने बादशाह से बात करने का अवसर नहीं पाया। रोज़ाना आधा दिन वहाँ बिताकर फिर घर वापस आ जाती। एक दिन बादशाह ने मंत्री से कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि वह बुढ़िया रोज़ यहाँ आती है और चुपचाप खड़ी रहती है। यह अपने हाथ में कोई पोटली लिए रहती है। यह कौन है और मुझसे क्या चाहती है? वास्तव में मंत्री को बुढ़िया के उस का मंतव्य पूछ रखना चाहिए था, किंतु उसके ने आलस्यवश ऐसा नहीं किया था। इसलिए कहा पृथ्वीपाल यह स्त्रियां जरा सी बात के लिए राज दरबार में पहुंच जाती हैं। यह भी ऐसी ही कोई नलिश लेकर आई होगी कि कसाई ने गोश्त या कुजड़े ने सब्जी खराब कर दी या तोल में कम दी। बादशाह को इस उत्तर में संतोष न हुआ। उसने कहा, ऐसी बात नहीं मालूम होती। इन बातों के लिए कोई दिन प्रतिदिन नहीं खड़ा रहता। अगर यह आए तो इसे सबसे पहले पेश किया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर यह आदेश स्वीकार किया, किंतु उसका पालन न किया। दूसरे दिन बुढ़िया के आने पर मंत्री ने उसे आगे न बढ़ाया।
बादशाह ने खुद मंत्री से कहा कि इस बुढ़िया को मेरे पास क्यों नहीं लाते, तो मंत्री को विवश होकर उसे पेश करना पड़ा। बुढ़िया ने, जो इतने दिनों तक दरबार का अदब कायदा देख चुकी थी, अपने सिर को भूमि से लगाया और सिंहासन के सामने बिछे हुए सुंदर कालीन को चूमकर देर तक धरती से सिर लगाए रही। उसने तभी सिर उठाया जबकि बादशाह ने आदेश दिया कि उठकर अपनी बात कहो। वह खड़ी हुई तो बादशाह ने कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया ने एक बार फिर धरती चूमी और बोली, हे दीन बंधु प्रजापालक न्यायमूर्ति महाराज, यदि मुझे प्राण दंड का आश्वासन दिया जाए तो मैं अपना मनोरथ आपके सामने रखूं, किंतु मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ आपसे एकांत में कहना चाहती हूँ। बादशाह ने आदेश दिया कि दरबार खाली हो जाए। अतएव सभी लोग बाहर चले गए। केवल प्रधानमंत्री ही वहाँ रह गया, क्योंकि उससे कोई बात गुप्त नहीं रखी जाती थी। साथ ही बादशाह की सुरक्षा के लिए भी एक आदमी का रहना जरूरी था। बादशाह ने कहा, अब कहो क्या कहती हो? अलादीन की माँ बोली ने कहा, पहले आप आश्वासन दें कि मेरी बात से क्रुद्ध न होंगे और मेरा कोई अपराध भी समझेंगे तो क्षमा करेंगे। बादशाह ने यह आश्वासन दिया कि निर्भय होकर अपनी बात कहो। बुढ़िया ने विस्तार पूर्वक बताया कि अलादीन ने किस प्रकार छुपकर शहजादी को देखा और कैसे उसके विरह में मृत्युन्मुख हो रहा है। उसने कहा, मैं अपने पुत्र की प्राण रक्षा के हेतु उसके साथ शहजादी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। बादशाह ने इस पर नाराज़गी तो न दिखाई, किंतु कुछ कहा भी नहीं। फिर बोला, तुम इस पोटली में क्या चीज़ रोज़ लेकर आती हो? अलादीन की माँ ने रत्नों का पात्र खोलकर बादशाह के पैरों के पास रख दिया। बादशाह की आंखें फट गई। वह एक एक रत्न को उठाकर देखता और उसकी प्रशंसा करता। उसने मंत्री को पास बुलाकर कहा, तुम भी देखो, तुमने कहीं इतने बड़े और चमकीले रत्न देखे हैं? मंत्री ने कहा, मैंने नहीं देखे। बादशाह ने कहा कि ऐसे रत्नों के मालिक के साथ राजकुमारी का विवाह होना ठीक रहेगा। मंत्री को इस बात से दुख हुआ। उसे विश्वास था कि शहजादी का विवाह उसके पुत्र से ही होगा और बाद में उसके पुत्र को चीन का विशाल राज्य मिलेगा। इस समय रत्नों के कारण बादशाह की राय बदलते देखकर वह दुखी हुआ और कहने लगा, शहजादी के सामने यह रत्न क्या चीज़ है? मेरा पुत्र 3 महीने में इनसे अच्छे रत्न ला सकता है। बादशाह जानता था कि अलादीन की माँ की दी हुई भेंट से अधिक मूल्यवान कोई भेंट नहीं हो सकती, किंतु उसके मंत्री की बात मान ली। लेकिन उसने ऊंची आवाज़ में अलादीन की माँ से कहा, तुमने शहजादी से तुम्हारे पुत्र के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन हमने अपने बेटी के लिए समुचित दहेज की व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा। यह दहेज लगभग 3 महीने में तैयार होगा, इसलिए तुम 3 महीने बाद मेरे पास आना, तब मैं शादी के समारोह की रूपरेखा बनाऊंगा। अलादीन की माँ यह सुनकर कई बार सिर झुकाकर भूमि स्पर्श करके खुश हो घर वापस आई। उसकी प्रसन्नता कई कारणों से थी। एक तो यह कि उसके बेटे की मनोकामना पूर्ण हो गई, दूसरे यह कि उसे बादशाह के कोप और उसके फलस्वरूप मिलने वाले कठोर दंड का भय था, वह भय दूर हो गया और उसे बादशाह की प्रसन्नता प्राप्त हुई। तीसरे यह कि रोज़ रोज़ की दरबार तक जाने आने की दरबार में घंटों खड़े रहने की मुसीबत से छुट्टी मिल गई। अलादीन ने दूर से ही माँ को देखकर समझ लिया कि उसने अपने काम में सफलता मिली है। वह और दिनों की अपेक्षा प्रसन्न भी थी और दरबार से जल्द ही वापस आ गई। जब वह घर पहुंची तो अलादीन ने कहा, अम्मा सब खैरियत तो है? उसकी माँ ने दरबार के वस्त्र उतारते हुए बोली, बेटे अब तू खुश हो जा, तुझे मैं अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। फिर उसने सारा हाल बताकर कहा, मुझे अभी बादशाह ने हाँ ना कुछ भी नहीं की है। इससे पहले ही मंत्री ने चुपके से बादशाह से कुछ कहा। मैं तो डर गई थी, अब मुझे इनकार में जवाब मिलेगा, किंतु बादशाह ने प्रस्ताव स्वीकार करके मुझे 3 महीने बाद आने को कहा है। अलादीन यह सुनकर खुशी से फूला न समाया और एक एक दिन करके 3 महीने की अवधि समाप्त की प्रतीक्षा करने लगा। 2 महीने बाद एक दिन उसकी माँ को मालूम हुआ कि दिया जलाने का तेल नहीं है। वह तेल लेने बाजार गई तो देखा कि बाजार में बड़ी धूमधाम और सजावट हो रही है और हर जगह दियों की कतारें लग रही हैं। हर जगह उच्च कर्मचारी सुनहरे रुपहले काम के वस्त्र पहने घूम रहे हैं और विवाह के योग्य सजावट का सामान राजमहल की ओर ले जाया जा रहा है। उसने कजस तेली से तेल लिया। उससे पूछा कि यह सब कैसी धूमधाम है? तेली ने उत्तर दिया, तुम्हें मालूम होता है परदेसी हो, इस शहर में तो सभी जानते हैं कि आज रात को मंत्री के पुत्र से शहजादी का विवाह होगा। 1 घड़ी के बाद शहजादी हमाम में स्नान करने आएगी, उसके लिए यह सब कर्मचारी घूम रहे हैं। शादी के लिए ज़रूरी सामान भी राजमहल की ओर इसलिए भेजा जा रहा है। यह सुनकर अलादीन की माँ फ़ौरन घर लौटी और अलादीन से बोली, बेटा यह तो बड़ी गड़बड़ हुई, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। बादशाह ने मुझे जो वचन दिया था उससे फिर गया है। यह कहकर उसने बाजार में सुना हुआ सारा
हाल बताया और कहा कि आज शहजादी हमाम में जाएगी और फिर मंत्री के पुत्र से उसका विवाह होगा। अलादीन ने यह सुना तो उस पर बिजली टूट पड़ी। कुछ देर तक तो वह पागल की तरह आंखें फाड़े देखता रहा। जब कुछ जी ठिकाने को हुआ तो सोचने लगा, यह तो मेरे लिए डूब मरने की बात होगी कि शहजादी बदर बदौर का विवाह किसी और से हो। लेकिन इतनी देर हो गई कि अब किया क्या जा सकता है। साथ ही यह कि अपनी प्रियतमा को दूसरे की पत्नी बनने दिया भी कैसे जा सकता है। सहसा उसे जादू के चिराग का ध्यान आया और वह खुश हुआ। वह माँ के सामने चिराग से काम लेना नहीं चाहता था, इसलिए माँ से बोला कर लेने दो मंत्री पुत्र को विवाह, किंतु वह अपनी पत्नी को भोग नहीं सकेगा। तुम खाना बनाओ, मैं जरा अंदर जाता हूँ। उसकी माँ समझ गई कि उसका चिराग का काम लेने का इरादा है। अब उसे इससे कोई आपत्ति ही नहीं रही थी। अलादीन अंदर के कमरे में गया जहाँ वह चिराग रखा था। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और चिराग को रगड़ा। तुरंत ही जिन आ गया और बोला, मैं और कई जिन आपके अधीन है, क्या आज्ञा है। अलादीन ने कहा, अभी तक मैंने भोजन मांगने के अलावा और कोई काम तुमसे नहीं लिया। अब एक बड़े काम के लिए कहता हूँ। मैंने यहाँ के बादशाह से प्रार्थना की थी कि वह अपनी बेटी बदर बदौर का विवाह मुझसे ब्याह दे। अब उसने यह मंजूर भी कर लिया, लेकिन बाद में वह अपनी बात से फिर गया। मुझसे 3 महीने का समय मांगा और आज 2 महीने बाद ही रात को उसे मंत्री के पुत्र से ब्याहने वाला है। मुझे अभी अभी यह समाचार मिला है। तुम्हें यह करना है कि जो ही नव दंपति पलंग पर जाए, तुम दोनों को पलंग समेत मेरे घर ले आओ। जिन ने कहा, यह तो मामूली काम है, इसके अलावा भी कुछ काम हो तो बताओ। अलादीन ने कहा कि अभी तो इतना ही काम है। यह सुनकर वह जिन गायब हो गया। अलादीन इसके बाद माँ के पास गया और उसके साथ हंसी खुशी की बातें करता रहा और कहता रहा कि बदर बदौर मेरे अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। खाना बन जाने पर उसने मन से पेट भर भोजन किया और अपनी माँ से इधर उधर की बहुत सी बातें करता रहा। इसके बाद उसकी माँ अपने कमरे में सोने को चली गई और अलादीन भी अपने पलंग पर लेट गया। इस समय उसे कोई दुख नहीं था, फिर भी उत्तेजना के कारण उसे नींद नहीं आई। वह उसका इंतजार कर रहा था कि जिन कब उन दोनों को यहाँ लाता है। वैसे उसे कभी कभी यह शंका भी होने लगती कि जिन उसके लिए यह काम करेगा या नहीं। उधर शहजादी महल में जब मंत्री के पुत्र और बदर बदौर की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और रात काफ़ी बीत गई तो मंत्री के पुत्र को सुहागरात के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां पर पलंग पर लेट गया। शहजादी की दासियों ने उसे रात के कपड़े पहना कर कमरे में भेज दिया और द्वार बंद कर दिया। शहजादी के पलंग पर बैठते ही जिन ने दोनों को पलंग को अलादीन के घर पहुंचा दिया। अब अलादीन ने जिन से कहा कि मंत्री पुत्र के पजामे में अलावा सारे कपड़े उतार कर उसे घर के तंग और बदबूदार शौचालय में बंद कर दे। उसने वह भी कर दिया। बेचारे मंत्री पुत्र की बदबू और सर्दी में बुरी हालत हो गई। अलादीन ने शहजादी से अधिक बात नहीं की। उसने सिर्फ यह कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हें ब्याहने का वादा किया था, वे अपने वचन से फिर गए हैं। मैंने यह सब इसलिए किया कि मंत्री पुत्र तुम्हारा अंग स्पर्श न कर सके। वह बेचारी वैसे ही किसी अद्वितीय व्यापार को देखकर हक्का बक्का हो रही थी। अलादीन की बातें सुनकर चुपके से पलंग पर दुबक गई। फिर अलादीन ने अपनी पगड़ी और ऊपरी वस्त्र उतारा और शहजादी और के पलंग पर उसकी ओर पीठ करके और बीच में नंगी तलवार रखकर सो गया। यह इस बात का प्रतीक था कि यद्यपि वह शहजादी को अपनी समझता था, किंतु विवाह से पूर्वक संभोग का अपराध नहीं करना चाहता था। अपनी प्रेमिका की पवित्रता बचा सकने पर उसे बहुत संतोष हुआ और वह रात भर आराम की नींद सोया। इधर मंत्री पुत्र रात भर पाखाने में सड़ता हुआ और सर्दी में ठुठरता रहा और शहजादी भी अपने और अपनी सैया के साथी के बीच में नंगी तलवार देखकर भयभीत रही और बहुत कम सोई। सुबह जिन बगैर बुलाए ही आ गया और अलादीन से बोला, मालिक अब मुझे क्या आज्ञा है। अलादीन ने बीच में तलवार हटा दी और पलंग से उतर कर कहा, मंत्री पुत्र को पलंग पर लिटाकर दोनों को मैं पलंग उनके कमरे में पहुंचा दो। वह जिन मंत्री पुत्र को शौचालय से निकाल कर लाया और उसे उसके कपड़े पहना दिए, फिर उसे शहजादी के पलंग पर पटक दिया। इस बार जिन ने स्वयं को गुप्त नहीं रखा, बल्कि अपने स्वाभाविक महाभयंकर आकार में बना रहा। शहजादी बदर बदौर और मंत्री पुत्र दोनों को उसका विकराल रूप देखकर घग्गी बंध गई। कोई आश्चर्य की बात न होती अगर दोनों डर के मारे मर ही जाते, लेकिन भाग्यवश दोनों केवल अधमरे हो गए। उस देश की रीति थी कि सुहागरात के बाद की सुबह को कन्या का पिता आकर उसे इशारे से पूछता था कि रात स्वाभाविक रूप से बीती या नहीं। बादशाह भी सुबह यह हाल लेने के लिए आया। उसकी हाट सुनते ही मंत्री पुत्र पलंग से कूदा और दूसरे दरवाजे से निकल गया, क्योंकि वह अपनी दुर्दशा छुपाना चाहता था।
बादशाह ने कमरे में जाकर बेटी से मुस्कुराकर पूछा, रात आराम से बीती? उसने आगे बढ़कर प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे दिखाई दिया कि शहजादी को असीम दुख महसूस हो रहा है। बादशाह को आश्चर्य हुआ तो वह यह न समझ सका कि शहजादी लज्जावश कुछ नहीं कह रही, या रात उसे बहुत कमजोरी आ गई है, या उसे वास्तव में कोई दुख है जिसके कारण वह चुप्पी साधे है। वह वहाँ से अपनी बेगम के पास गया और उसे शहजादी की विचित्र दशा बताई और कहा कि कुछ समझ में नहीं आता। बेगम ने कहा, सरकार कुछ चिंता न करें, कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि प्रथम संसर्ग में उन्हें बड़ा कष्ट होता है और किसी किसी लड़की को 2-3 दिन तक खराब हालत रहती है। मैं स्वयं जाकर उससे उसका हाल पूछूंगी और आपसे आकर बताऊंगी। इसके बाद मलिका शहजादी के महल में गई और उसे गले लगाकर उसका हाल पूछा। शहजादी इस पर भी चुप रही। उसके चेहरे की उदासी जरा भी कम नहीं हुई। मलिका ने बड़े प्यार से आग्रहपूर्वक कई बार पूछा तो वह ठंडी सांस लेकर बोली, माताजी, मैं जो कुछ कहूँगी उसमें आपको अगर धृष्टता लगे तो पहले से ही उसकी क्षमा मांग लेती हूँ। वास्तविकता यह है कि रात को ऐसी विचित्र घटनाएं हुई जिन पर किसी को विश्वास नहीं होगा, किंतु उन घटनाओं ने मेरे होश हवास गायब कर दिए और उन बातों को याद करके अब तक मेरा हृदय कांप रहा है। रात को जब मेरी दासियां मुझे इस कमरे में बंद करके चली गई तो मैं पलंग पर बैठी, उसी समय किसी ने हम दोनों को मैं पलंग किसी मामूली से कमरे में पहुंचा दिया। वहां मंत्री पुत्र को वह गुप्त व्यक्ति कहीं ले गया और रात भर कहीं और रखा। इधर एक जवान आदमी ने मुझे बहुत दिलासा दिया और उसी पलंग पर मेरी ओर पीट करके सो गया और मेरे और अपने बीच में नंगी तलवार रख दी। सुबह मंत्री पुत्र को एक भयानक जिन्न ने मेरे साथ लिटाया और हम दोनों को मैं पलंग यहाँ वापस पहुँचा दिया। सुबह जब पिताजी मेरे कमरे में आए तो मैं भय और शोक से इतनी डूबी थी कि उससे कुछ भी बात न कर सकी। मेरा दुख उन्हें मालूम होगा तो वे मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। बदर बदौर ने जब बीती रात की पूरी घटना सुनाई तो उसकी माँ को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने मुझसे कहा सो ठीक, लेकिन किसी और से यह पागलपन की बातें न करना। इससे क्या फ़ायदा कि लोग तुम्हें पागल समझें। शहजादी बोली, मैं पागल नहीं हूँ, अपने पूरे होश वास में हूँ। तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम चाहो तो मेरे पति मंत्री पुत्र से पूछ लो, वह भी यही कहेगा जो मैं कह रही हूँ। मलिका ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे पति से पूछूंगी। अगर उसने तुम्हारी बात का समर्थन किया तो तुम्हारी बात सच समझूंगी। इस समय तुम इन बातों को भूल जाओ। देखो, नगर में चारों तरफ से गायन वादन की आवाज़ें आ रही हैं जो तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में हो रही हैं। तुम क्यों न इस राग रंग को अपनी बेकार बातों से भंग करना चाहती हो? इस पर शहजादी चुप हो गई। अलादीन और जादुई चिराग की यह कहानी के 8 भाग हैं और इन 8 भागों को मैंने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप संपूर्ण कहानी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप प्रत्येक भाग की वीडियो को देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।